Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So students एमपी सेट पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में लेकर आई हूँ, जिसमें 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस सीरीज में से आपको एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ मैं आपको फटाफट से इसकी एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ, ताकि आप लोगों के शॉर्ट समय में भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। सो एमपी सेट पेपर 1 स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए क्विक रिवीजन पीडीएफ हम लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के पैटर्न और लेवल को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है। इस पीडीएफ के अंदर आपको 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कि एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम में बहुत कम समय बाकी है। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग एग्जाम से पहले 1 से 2 बार सिर्फ ये 2000 एमसीक्यूज को पढ़ लीजिए। एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। इसमें हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ आप लोगों को डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। 2000 एमसीक्यूज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, करंट अफेयर्स, अपडेटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उसके साथ ही मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज हम प्रोवाइड कराते हैं। सो इस कम समय में आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड इसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 999। सो पेपर 1 प्रिपरेशन के साथ पेपर 2 पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिसके प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। स्टडी मटेरियल में आपको पेपर 2 के फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज हम देते हैं, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी। एंड इसमें से आपको एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स स्क्रीन पर अपने सब्जेक्ट को चेक कीजिए एंड इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए फ्लैट 20% ऑफ में आज आपके लिए लेकर आई हूँ, यानी कि सिर्फ 1280 रुपीज में आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। एंड मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि ये आपको इस शॉर्ट पीरियड में भी बहुत हेल्प करेगी एग्जाम क्वालिफाई करने में। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। तो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर हम लोग शॉर्ट में ब्लॉग्स लिख सकते हैं। यानी कि हम छोटी छोटी सी चीजें यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई ऑडियो शेयर कर दिया, हमने यहाँ पर किसी भी तरह का टेक्स्ट हमने शेयर कर दिया, इमेज को भी हम शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को भी हम शेयर कर सकते हैं। यानी कि शॉर्ट ब्लॉग्स होते हैं, इसमें ज्यादा कोई बड़ी डिटेल्स को शेयर नहीं किया जाता। राइट, ये बहुत ही ट्रेंड में आजकल चल रहा है। एंड इसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि माइक्रो ब्लॉगिंग हमें अलाउ करते हैं? पिनिंटरेस्ट, ईबे, टम्बलर, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें देखो स्टूडेंट्स, पिनिंटरेस्ट भी है, टम्बलर भी है, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, ये सभी एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप लोगों को मिल जाता है प्लर्क। नोट कर लीजिए, नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लर्क भी इंपॉर्टेंट है। वन वी हैव ट्विस्टर, अनदर इज soap.io। io का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। gab, गैप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर रेडिट। एंड एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो है माइक्रो डॉट ब्लॉग। ठीक है, सो ये सभी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स है। सो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ACDE ओनली। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, HDMI ports allow output, both input and audio and visual from a computer to an HDMI enabled devices। So HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया है। अब यहाँ पर HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। ये क्या होते हैं? कुछ पोर्ट्स होते हैं जो कि हमें अलाउ करते हैं आउटपुट के लिए। इसमें हम ऑडियो आउटपुट भी शेयर कर सकते हैं एंड वीडियो आउटपुट्स को भी कंप्यूटर्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अब शेयर तो हम यूएसबी के थ्रू भी कर सकते हैं, तो HDMI वर्सेस यूएसबी, ये भी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सो यूएसबी क्या करता है? यूएसबी एक कनेक्टर के रूप में काम करता है। इसमें हम प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, अपना लैपटॉप और कंप्यूटर, इन सब चीजों को ट्रांसफर, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड हमारे स्मॉल डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। यूएसबी क्या होता है? जो हमारी छोटी सी डाटा केबल होती है, जो हमारे चार्जर के साथ कनेक्टेड होती है, उससे देखो हम लैपटॉप और कंप्यूटर के बीच में
या लैपटॉप और मोबाइल के बीच में फाइल्स को भी शेयर करते हैं, एंड साथ में वो चार्ज करने के काम भी आता है। लेकिन HDMI क्या होता है, ये सिर्फ यूज होता है आपका HD टीवीज में एंड ब्लू रेज में। तो आपको ये याद रख लेना है। ओके, सो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क के लिए मैं आपको दे रही हूँ कि USB की फुल फॉर्म क्या होती है। ये वाला क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, HDMI की फुल फॉर्म। अब USB की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। Next question is, a DVD or CD using a letter R indicated that it is read only। आप सभी स्टूडेंट्स ने DVD और CD जरूर देखी भी होंगी, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा भी होगा। तो इसमें एक वर्ड आर यूज होता है जिसका मतलब रीड ओनली होता है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। ठीक है, रिकॉर्डेबल यानी कि जिस भी सीडी के कवर में या उसमें आर लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि उसको हम फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सीडी है, उसमें 50 गाने हैं। अब मैं उन गानों से बोर हो गई, मैंने उनको डिलीट करके उसमें नए गाने ऐड कर देने हैं। ठीक है, न्यू सॉन्ग्स ऐड कर देने हैं। तो ये क्या हो गया कि मैंने उसमें रिकॉर्ड कर दिया किसी चीज को, वो रिकॉर्डेबल हो जाती है। इसी के साथ स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट 2 में बोला गया है, वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू अलाउ अ यूजर टू गेन एक्सेस टू द इंटरनेट। अब वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, जैसे आप लोग इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कहाँ जाते हो, आप लोग गूगल क्रोम पे जाते हो, या फिर आप लोग, आपके पास मोजिला फायरफॉक्स होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये सब क्या है, ये सब वेब ब्राउजर्स के नाम है। ओपेरा मिनी आ जाता है, इस पर डिटेल वीडियो हमने शेयर की है। ठीक है, सो इसकी मदद से आप लोग इंटरनेट में किसी भी चीज को सर्च कर सकते हो। ये स्टेटमेंट 2 है। लेकिन इसमें बोला गया है कि अगर आपके पास वेब ब्राउजर है तो ही आप इंटरनेट चला सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 की बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। वेब ब्राउजर्स टेक्स यू एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है तो वेब ब्राउजर हमें मदद करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वेब ब्राउजर नहीं होगा तो हमारे पास इंटरनेट भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आ जाता है हमारा कन्वर्जन के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने कई बार डिस्कस किया है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन होता है। ठीक है, कुछ टर्म्स होती हैं जो कि इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जैसे एक टर्म हो जाती है हमारे पास बाइनरी। बाइनरी का बेस होता है 2। उसके बाद आ जाती है एक वैल्यू डेसिमल। किसी भी वैल्यू के नीचे अगर छोटा सा 10 लिखा होगा वो डेसिमल होगी। उसके बाद आता है ऑक्टल। किसी भी इसके नीचे 8 लिखा होगा तो वो ऑक्टल होगी। एंड किसी भी वर्ड के नीचे, किसी भी नंबर के नीचे 16 लिखा होगा तो वो क्या होती है, वो होती है हेक्साडेसिमल वैल्यूज। ठीक है, ये रिवीजन फटाफट करवा रही हूँ। बाइनरी में सिर्फ दो नंबर होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो बाइनरी होती है। डेसिमल में वैल्यूज होती है 0 से लेकर के 9 तक। देखो, 0 से 9 तक मतलब 10 वैल्यूज हो गई तो बेस 10 है। ऑक्टल होती है 0 से लेकर के 7 तक, तो 8 वैल्यूज हो गई। हेक्साडेसिमल होती है 0 से 9, तो ये तो 10 हो गई। उसके बाद ए से लेकर के एफ, तो टोटल हो गई 16 वैल्यूज। तो ये आपने याद रखना है। सो अब डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What hexadecimal value is obtained when two hexadecimal digits C and D are added together? तो यहाँ पर देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। अब जैसे इसमें मैंने आप लोगों को बताया, हेक्साडेसिमल क्या होता है, 0 से 9 तक होता है। उसके बाद 10, 11, 12, 13 से लेकर के आगे तक चलता है। 10 का मतलब हो गया A, B, C, D, then we have E and F। ठीक है, तो इस तरह से होता है। यहाँ पर किसकी बात की गई है, C और D की, यानी कि हम 12 और 13 की बात कर रहे हैं। इसमें बोला है कि अगर हम C और D को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी। सो C और D को ऐड करने पर 12 प्लस 13 जब हम करते हैं तो आंसर आ जाता है 25। लेकिन ऑप्शंस में 25 कहीं भी नहीं दिया। 25 कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है, लेकिन हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में करना है। तो आप क्या करोगे इसको, अब देखो यहाँ पर हेक्साडेसिमल में 16 की वैल्यू रहती है। ठीक है, तो आपने पहले 16 लिख देना है। 16 के बाद 25 तक जाने के लिए कितना बच गया, 9 बच गया। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो 16 की हेक्साडेसिमल वैल्यू 10 होती है एंड 9 की हेक्साडेसिमल वैल्यू 9 होती है। सो जब हम इस पे काम करेंगे सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए हमने 19 को सेलेक्ट कर दिया। Then we have what is the decimal base 10 value of binary number this। So अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको 001 001 00 इस तरह से। अब आपने हर एक नंबर को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देना है।
ठीक है? इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाई है स्टूडेंट्स, वहाँ पर ही आप लोग देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंकिता सूद के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर नंबर सिस्टम कन्वर्जन की एक वीडियो होगी जो कि देख लीजिए। डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताती हूँ, दैट इज़ ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर on which Neptel courses are seen was created by। so इसमें कोर्स बिल्डर नेप्टेल कोर्सेज के वहां पर आता है। सो इसको किसने बनाया है? इसको गूगल ने बनाया है। नेप्टेल की फुल फॉर्म होती है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। एंड इसके अलावा अगर हम लोग गूगल कोर्स बिल्डर की बात करें, सो ये क्या है, एक अनसपोर्टेड प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल ने ही डिजाइन किया है। एंड ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, तो इसमें आपके पास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया गया है, जो कि 2012 में इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया था। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज है यहाँ पर, एंड बहुत से एजुकेटर्स जो है, स्टूडेंट्स जो है इसमें जुड़े हुए हैं इसके साथ, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले यूजीसी नेट पेपर टू स्टडी मटेरियल के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो कि पेपर के पैटर्न एंड डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इसमें आपको पेपर 2 के 10 यूनिट्स के फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज अवेलेबल है। इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में हर साल पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, स्क्रीन पर अपने सब्जेक्ट को चेक कीजिए एंड व्हाट्सएप के थ्रू आप इन नंबर्स पर इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये स्टडी मटेरियल यूजीसी नेट एग्जाम में इस कम समय में भी आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा, एंड इसके बाद इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहता है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए, एंड इसके लिए सिर्फ एक ही बार आपको फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 1280 रुपए। एंड आगे आने वाले टीचिंग एग्जाम्स में भी ये आपको बहुत ही ज्यादा मदद करता है। that evolved during the ancient period in India were situated at। भारत में प्राचीन काल में विकसित हुई कुछ यूनिवर्सिटीज है, उनके नाम आपके सामने गिवन है। आपको बताना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उस कैटेगरी में आती है। पहला ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, जगदला, उदंतपुरी एंड नालंदा। 5 यूनिवर्सिटीज के नाम है। आई होप आपने ये नाम जरूर सुने होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए एंड करेक्ट आंसर को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ABCDE। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सारी की सारी प्राचीन काल के दौरान की इंडियन फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हमारे पास आती हैं, जैसे कि पहली है शारदा पीठ। ठीक है, पहली है शारदा पीठ, दूसरी है कश्मीर समस्त, तीसरी यूनिवर्सिटी है पुष्पगिरी विहारा। नेक्स्ट आ जाती है विक्रमपुर बिहारा। ठीक है, सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन कॉम्पिटेंसी लेवल 8 एज पर NSQF इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। तो अगर हम लोग वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, सो वहां पर NSQF के अंडर अगर किसी स्टूडेंट को कॉम्पिटेंसी लेवल 8 के अंदर माना जाता है, तो वो कौन से डिग्री के इक्विवेलेंट होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो क्या वो डॉक्टरल डिग्री यानी कि PhD डिग्री के बराबर होगा, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा या मास्टर डिग्री। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स NSQF लेवल 8 से लेकर के लेवल 10 के बीच में एनरोल होते हैं किसी भी मास्टर डिग्री के लिए या फिर किसी भी रिसर्च डिग्री के लिए, उनको जनरल लेवल पर मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाता है। करेक्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। in India, increasing access to higher education has been constrained by low completion rates at secondary education stage। तो बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट बोली है कि भारत में जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस है, उनकी बढ़ती पहुंच, यानी कि लोग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इजीली पहुंच रहे हैं, उनकी ये इजीली एक्सेस जो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन है यानी कि माध्यमिक शिक्षण के जो स्टेज है उन पर कम पूर्णता दर से बाधित हुए हैं। एंड इसकी स्टेटमेंट 2 बोलती है कि 2030 तक ऑल मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी क्लोज डाउन। सो इसकी वजह से ये आइडिया लगाया जा रहा है कि 2030 तक जितने भी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स जहां पर सभी तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं, वो जल्दी ही बंद हो जाएंगे। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है, बट स्टेटमेंट टू बिल्कुल फॉल्स है। 2030 तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, या फिर कभी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है। एक ही जगह पर स्टूडेंट्स को बहुत से कोर्सेज का बेनिफिट मिलता है इनमें। करेक्ट। सो यूनिवर्सिटी, इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज प्राइमरी गवर्निंग बॉडी, जो भी इस लेवल पर बेसिकली काम करती है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कंस्ट्रेन्ड बाय लो कंप्लीशन रेट्स एट द सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज। ये जो बोला गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है यूजीसी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। करेक्ट। एंड वहीं अगर हम लोग स्टेटमेंट 2 की बात करें, सो इसमें न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसमें उन्होंने क्या किया है, इसमें उन्होंने मल्टीपल मेजरली फोकस किया है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज के ऊपर। अगर आप लोगों ने एनईपी के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि इस पे सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which university in India was first to throw all university examinations open to girls? So कौन सी वो इंडियन ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन गर्ल्स के लिए बिल्कुल ओपनली करवाने वाली है? पंजाब यूनिवर्सिटी, कैलकटा यूनिवर्सिटी, सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी, या फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ओके। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू एडमिट फीमेल स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, कि पहली इंडियन कौन सी यूनिवर्सिटी है फीमेल को जिन्होंने पहली फीमेल को एडमिशन दिलवाई थी? ऑप्शंस में से ही कोई करेक्ट आंसर है, जल्दी से मुझे कमेंट करके उसको बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रॉड पैरामीटर्स अडॉप्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये देखो स्टूडेंट्स, एनआईआरएफ जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। इसका जो भी हर साल का डेटा आता है ना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं कि एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। इस तरह से हर एक चीज पूछी जाती है, ठीक है। तो ब्रॉड पैरामीटर्स जो कि एनआरआईएफ के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं वो कौन से हैं? टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, पीयर परसेप्शन, या फिर लो कार्बन फुटप्रिंट। ओके। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए बी सी डी ओनली। लो कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पर नहीं होगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, ब्रॉड पैरामीटर्स को फोकस रखने के लिए एक ट्रिक होती है जो कि है TRGOP। TRGOP, टी का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, आर का मतलब होता है रिसर्च प्रोफेशनल्स। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है लेकिन नोट कर लीजिए, आर से होता है रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस, जो भी रिसर्च के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। जी से आ जाता है ग्रेजुएशन आउटकम्स, ओ से आ जाता है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड पी से क्या आता है? परसेप्शन। पी फॉर परसेप्शन, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों ने इसको याद रखना है। Next question is, in India, much of the central government expenditure on general higher education is routed through what? So it is routed through, correct answer is UGC। तो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया कि हायर एजुकेशन में जितने भी उसको क्रेडिट देना, उसको फंडिंग देना, या उसको संभालने का जो भी काम होता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर ही आता है। Okay, so central government expenditure on general higher education is routed through University Grant Commission, and ये किस एक्ट के अंदर आता है? ये अंडर सेक्शन 2F यूजीसी एक्ट के अंदर आता है। Next question is, according to current estimate, the gross enrollment ratio in higher education in India is around 27%, which is expected to be increased to how many percent by the end of 2035? अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो परसेंटेज और कुछ ईयर का एस्टिमेट लगाया जाता है, ये सब चीजें क्या होती है? आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में अगर सुना होगा, तो उन्होंने एजुकेशन को, स्पेशली हायर एजुकेशन को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं। एंड उन्हीं इनिशिएटिव्स में उन्होंने कुछ एजेंडा सेट किए हैं, कुछ टारगेट सेट किए हैं कि 2023 तक हम अपनी एजुकेशन को यहाँ पर पहुंचाएंगे, 2030 तक हमारा एजुकेशन सिस्टम वहां तक पहुंच जाएगा। इस तरह से चीजों को डिवाइड किया जाता है।
ओके। सो इसमें कितना बताया गया है, इसमें 50% का एक एवरेज ये मान करके चले हुए हैं, इसको आपने डायरेक्टली याद रखना है। According to National Education Policy, Government of India envision increasing enrollment by 50%। इन्होंने ये बोला है कि 50% इंक्रीज 2035 तक जरूर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेट in India to pass the GST legislation in assembly was। important question है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज असम। तो असम है ये, इसमें इन्होंने क्या किया, जो जीएसटी है, जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। कब इंप्लीमेंट किया गया था जीएसटी, ये आप लोगों के लिए, चलो स्टूडेंट्स, मैंने एक और होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जीएसटी कौन से ईयर, कौन सी डेट को लागू किया गया था। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेट इंडिया में है असम, करेक्ट। एंड पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कौन सी कंट्री है जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था, वो कंट्री है फ्रांस। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनेंस बिल हैज टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट विदिन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 75 डेज। तो फाइनेंस बिल की अगर बात करें तो इसमें पार्लियामेंट को सिर्फ 75 डेज का टाइम दिया जाता है। फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। तो फाइनेंस बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस या फिर प्रेजेंट किया जाता है। हाउएवर द राज्यसभा कैन रिकमेंड अमेंडमेंट्स टू द बिल। इस बिल की जितनी भी अमेंडमेंट्स है उसकी रिकमेंडेशन जो है वो राज्यसभा दे सकती है, लेकिन प्रेजेंटेशन इसकी लोकसभा में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेशन की यहाँ पे बात की गई है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। ठीक है, उसी के साथ अगर हम लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, ओनली इट हैज ओनली वन हाउस टू मेक अ लॉ। यूनिकैमरल में सिर्फ एक ही हाउस होता है जो कि लॉ बनाने में मदद करता है। ओके, तो इसी के साथ नेम्स ऑफ 6 स्टेट्स जिसके पास बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। एक तो हमने मध्य प्रदेश बता दिया, उसके अलावा और क्या क्या है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन लोकसभा। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के कितने मेंबर्स जो हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 80। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा ही याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी कंट्री में उच्च शिक्षा संस्थानों की नंबर सबसे ज्यादा है। करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया में ही ये सबसे ज्यादा है। इंडिया हैज मोस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। चाहे हायर एजुकेशन की बात करें और ओवरऑल बात करें तो इतने ही है। अकॉर्डिंग टू डेटा, अगर हम लोग जुलाई 2021 की बात करते हैं, उसके बाद ये एनालिसिस अभी चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है। जुलाई 2021 की अगर बात करते हैं तो इंडिया में 5288 टोटल यूनिवर्सिटीज थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इज situated at what? Itawa. Correct. Next question is which of the following entries of the Indian constitutions deal with coordination and determination of standards in institutions for higher education or research or scientific and technical institution। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एंट्री 66। ठीक है, एंट्री 66 आपको डायरेक्टली याद रखना है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जा सकते हैं। तो वो होता है करेक्ट आंसर 12।
ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 80 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 80 के अंदर ये बताया गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज NSQF organizes qualification according to series of levels of what? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नॉलेज स्किल्स एंड एप्टीट्यूड सॉरी। ओके, सो ये 3 चीजें इसके अंदर आती हैं। एंड इसमें अगर टोटल लेवल्स की बात करें तो टोटल 10 लेवल्स होते हैं, ठीक है? हर एक लेवल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन मेजर फोकस उनका नॉलेज स्किल्स और एप्टीट्यूड पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा लचीला है, फ्लेक्सिबल है, जो कि सबको इजीली समझ में आ जाता है एंड सब उसको एक्सेप्ट भी इजीली करते हैं, कोई डाउट नहीं होता। सो करेक्ट आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें, जो कि कोडिफाइड और अनरिटन है, यानी कि इसको कहीं पर भी लिखा नहीं गया है, वो समय आने पर जरूरत के हिसाब से चीजें यहाँ पर बदली जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन एंशियंट इंडिया अटेन्ड celebrity as the seat of both Brahminical and Buddhist learning during the time of सिद्ध नागार्जुना? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है इसका श्रीधन्य कटक। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं समझना, डायरेक्ट एज इट इज इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था, अगर आपने पुराने सेशंस देखे होंगे तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इस तरह की यूनिवर्सिटीज पर यूजीसी नेट पेपर 1 में ज्यादा क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो धर्म गांजा, श्रीधन्य कटक, ठीक है, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके नाम शायद आपने सिलेबस में भी नहीं देखे होंगे, बट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, किसी सब टॉपिक के अंदर आती हैं। अब एनटीए उस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, तो ये थोड़ा सा हायर एजुकेशन के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो कि जरूर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। द टर्म हेरमेन्यूटिक्स इज ड्रॉन फ्रॉम? हेरमेन्यूटिक्स जो टर्म है वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है? सोशियोलॉजी, थियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर इन 4 सब्जेक्ट डोमेन में से बिलोंग करते हो एंड पेपर 1 की तैयारी अभी कर रहे हो, आपको जरूर पता होगा, आपने जरूर सुना होगा कि ये है थियोलॉजी। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये पता होगा, करेक्ट? सो इस तरह से कुछ कुछ टर्म्स आती हैं, लेकिन इस तरह के टॉपिक्स पर स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड हम इसको मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय मत लगाइए क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है एंड एक क्वेश्चन किसी एक सीरीज में एनटीए पूछ सकता है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग? तो गैर पारंपरिक अधिगम की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? टीचर ओरिएंटेड होता है वो, यानी कि जो शिक्षक बोले, जो शिक्षक का मन है, जैसा वो चाहे वो पढ़ा सकते हैं। इट इज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी की बात की गई है। कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज लिंक टू एम्प्लॉयमेंट एंड इट इज ऑन कैंपस, यानी कि सिर्फ ये परिसर में ही, कॉलेज कैंपस में ही हो सकता है। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी, C and D only. Okay, so I hope students ये concepts आपके clear हो चुके हैं। Next question is the curriculum construction in Indian education is mostly influenced by? तो जो भी करिकुलम बनाया जाता है, जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है, वो किससे हम इन्फ्लुएंस होकर के बनाते हैं? करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जो भी हमारे संविधान में, आपको पता है एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर या कोई भी बड़ी पॉलिसी कमीशन इसको अपने एंड पर नहीं बनाता, वो हमेशा संविधान को ध्यान में रखते हुए ही चीजें या हमारे पाठ्यक्रम को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन इज? तुलनात्मक शिक्षा का क्या मेजर रोल होता है? करेक्ट आंसर इज अडेप्टिंग फिजिबल एजुकेशनल प्रोग्राम्स बाय साइंटिफिकली स्टडिंग दीज इन अदर रीजन्स। ठीक है, अपने प्रोग्राम्स को फिजिबिलिटी एजुकेशन, फिजिबल एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़ रहे हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्टेट से, किसी भी रीजन से अगर पढ़ रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल इंडिया में एक ही लेवल की एजुकेशन अब दी जाएगी, ये भी एनईपी 2020 के अंडर काउंट किया गया है। The main problem for determining educational policy in India is that, so educational पॉलिसीज जो है इंडिया में, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम है, पीपल विद हायर टेक्निकल एजुकेशन डू नॉट फाइंड इनफ अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों को नॉलेज बहुत है, स्किल्स बहुत है, लेकिन उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर नहीं मिलती। सीखने के लिए अगर किसी को मान लीजिए पर्सन को बचपन से टेक्निकल नॉलेज बहुत है या किसी और चीज का नॉलेज बहुत है, उसको वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो अपनी उन्हीं स्किल्स को शोकेस कर सके एंड कुछ बड़ा बना सके। करेक्ट। In India, we are facing a problem of quantitative growth of higher education. So इसका best solution क्या है? इसका best solution है provide alternative opportunity for lifelong learning. सिर्फ अपना basic curriculum नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कि बच्चे को अगर नॉलेज है, स्किल्स है, वो आगे जा करके लाइफ लॉन्ग लर्निंग करें कि जीवन भर उनको वो मदद हो, ऐसी एजुकेशन की यहाँ पर जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ग्रांट फंड्स फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को फंड्स कौन कौन देता है? देखो अभी हमने डिस्कस किया था, 2 बार क्वेश्चंस ये आ गए थे। करेक्ट आंसर है यूजीसी, तो इसमें आना ही था। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी फंड देती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो भी यूनिवर्सिटीज को फंड्स देती हैं, ताकि एजुकेशन अच्छे से हो सके, बच्चों को पूरी सुविधा, पूरी फैसिलिटीज मिल सके। हमारा पहला क्वेश्चन है सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल यूनिवर्सिटीज दैट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड इन इंडिया वर सिचुएटेड एट। सो भारत में प्राचीन काल में विकसित हुई कुछ यूनिवर्सिटीज है, उनके नाम आपके सामने गिवन है, आपको बताना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उस कैटेगरी में आती है। पहला ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, जगदला, उदंतपुरी एंड नालंदा। सो 5 यूनिवर्सिटीज के नाम है, आई होप आपने ये नाम जरूर सुने होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए एंड करेक्ट आंसर को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ABCDE। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सारी की सारी प्राचीन काल के दौरान की इंडियन फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हमारे पास आती हैं, जैसे कि पहली है शारदा पीठ। ठीक है, पहली है शारदा पीठ, दूसरी है कश्मीर समस्त, तीसरी यूनिवर्सिटी है पुष्पगिरी, पुष्पगिरी विहारा। नेक्स्ट आ जाती है विक्रमपुर बिहारा। ठीक है, सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं। NSQF इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? तो अगर हम लोग वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, तो वहां पर NSQF के अंडर अगर अगर किसी स्टूडेंट को कॉम्पिटेंसी लेवल 8 के अंदर माना जाता है, तो वो कौन से डिग्री के इक्विवेलेंट होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो क्या वो डॉक्टरल डिग्री यानी कि PhD डिग्री के बराबर होगा, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा या मास्टर डिग्री? तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स NSQF लेवल 8 से लेकर के लेवल 10 के बीच में एनरोल होते हैं किसी भी मास्टर डिग्री के लिए या फिर किसी भी रिसर्च डिग्री के लिए, उनको जनरल लेवल पर मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाता है। करेक्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन इंडिया इंक्रीजिंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन हैज बीन कंस्ट्रेन्ड बाय लो कंप्लीशन रेट्स एट सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज। तो बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट बोली है कि भारत में जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस है, उनकी बढ़ती पहुंच, यानी कि लोग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इजीली पहुंच रहे हैं, उनकी ये इजीली एक्सेस जो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन है यानी कि माध्यमिक शिक्षण के जो स्टेज है उन पर कम पूर्णता दर से बाधित हुए हैं। एंड इसकी स्टेटमेंट 2 बोलती है कि 2030 तक ऑल मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी क्लोज डाउन। सो इसकी वजह से ये आइडिया लगाया जा रहा है कि 2030 तक जितने भी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स जहां पर सभी तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं, वो जल्दी ही बंद हो जाएंगे। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 बिल्कुल फॉल्स है। 2030 तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, या फिर कभी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है, एक ही जगह पर स्टूडेंट्स को बहुत से कोर्सेज का बेनिफिट मिलता है इनमें। करेक्ट।
सो यूनिवर्सिटी, इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज प्राइमरी गवर्निंग बॉडी, जो भी इस लेवल पर बेसिकली काम करती है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कंस्ट्रेन्ड बाय लो कंप्लीशन रेट्स एट द सेकेंडरी एजुकेशन स्टेट, ये जो बोला गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है यूजीसी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, करेक्ट। एंड वहीं अगर हम लोग स्टेटमेंट टू की बात करें, सो इसमें न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 के में आपने जरूर सुना होगा। इसमें उन्होंने क्या किया है, इसमें उन्होंने मल्टीपल मेजरली फोकस किया है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज के ऊपर। अगर आप लोगों ने एनईपी के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि इस पे सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which university in India was first to throw all university examinations open to girls? So कौन सी वो इंडियन ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन गर्ल्स के लिए बिल्कुल ओपनली करवाने वाली है? पंजाब यूनिवर्सिटी, कैलकटा यूनिवर्सिटी, सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी या फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ओके, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू एडमिट फीमेल स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, कि पहली इंडियन कौन सी यूनिवर्सिटी है फीमेल को जिन्होंने पहली फीमेल को एडमिशन दिलवाई थी? ऑप्शंस में से ही कोई करेक्ट आंसर है, जल्दी से मुझे कमेंट करके उसको बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रॉड पैरामीटर्स अडॉप्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये देखो स्टूडेंट्स, एनआईआरएफ जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। इसका जो भी हर साल का डेटा आता है ना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं कि एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, इस तरह से हर एक चीज पूछी जाती है, ठीक है। तो ब्रॉड पैरामीटर्स जो कि एनआरआईएफ के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं वो कौन से हैं? टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, पीयर परसेप्शन या फिर लो कार्बन फुटप्रिंट। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए बी सी डी ओनली। लो कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पर नहीं होगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, ब्रॉड पैरामीटर्स को फोकस रखने के लिए एक ट्रिक होती है जो कि है TRGOP। TRGOP, टी का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, आर का मतलब होता है रिसर्च प्रोफेशनल्स। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है लेकिन नोट कर लीजिए, आर से होता है रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस, जो भी रिसर्च के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। जी से आ जाता है ग्रेजुएशन आउटकम्स, ओ से आ जाता है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड पी से क्या आता है? परसेप्शन, पी फॉर परसेप्शन, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों ने इसको याद रखना है। Next question is, in India, much of the central government expenditure on general higher education is routed through what? So it is routed through, correct answer is UGC। तो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया कि हायर एजुकेशन में जितने भी उसको क्रेडिट देना, उसको फंडिंग देना या उसको संभालने का जो भी काम होता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर ही आता है। Okay, so central government expenditure on general higher education is routed through University Grant Commission, and ये किस एक्ट के अंदर आता है? ये अंडर सेक्शन 2F यूजीसी एक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू current estimate, the gross enrollment ratio in higher education in India is around 27%, which is expected to be increased to how many percent by the end of 2035? अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो परसेंटेज और कुछ ईयर का एस्टिमेट लगाया जाता है, ये सब चीजें क्या होती है? आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में अगर सुना होगा तो उन्होंने एजुकेशन को, स्पेशली हायर एजुकेशन को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं। एंड उन्हीं इनिशिएटिव्स में उन्होंने कुछ एजेंडा सेट किए हैं, कुछ टारगेट सेट किए हैं कि 2023 तक हम अपनी एजुकेशन को यहाँ पर पहुंचाएंगे, 2030 तक हमारा एजुकेशन सिस्टम वहां तक पहुंच जाएगा। इस तरह से चीजों को डिवाइड किया जाता है। ओके, सो इसमें कितना बताया गया है? इसमें 50% का एक एवरेज ये मान करके चले हुए हैं, इसको आपने डायरेक्टली याद रखना है। According to National Education Policy, Government of India envision increasing enrollment by 50%। इन्होंने ये बोला है कि 50% इंक्रीज 2035 तक जरूर हो जाएगा। ओके,
Next question is the first state in India to pass the GST legislation in assembly was. Important question है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज असम। तो असम है ये, इसमें इन्होंने क्या किया, जो जीएसटी है, जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। कब इंप्लीमेंट किया गया था जीएसटी, ये आप लोगों के लिए, चलो स्टूडेंट्स, मैंने एक और होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जीएसटी कौन से ईयर, कौन सी डेट को लागू किया गया था, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेट इंडिया में है असम, करेक्ट। एंड पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कौन सी कंट्री है जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था, वो कंट्री है फ्रांस। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनेंस बिल हैज टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट विदिन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 75 डेज। तो फाइनेंस बिल की अगर बात करें तो इसमें पार्लियामेंट को सिर्फ 75 डेज का टाइम दिया जाता है। फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। तो फाइनेंस बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस या फिर प्रेजेंट किया जाता है। हाउएवर द राज्यसभा कैन रिकमेंड अमेंडमेंट्स टू द बिल। इस बिल की जितनी भी अमेंडमेंट्स है उसकी रिकमेंडेशन जो है वो राज्यसभा दे सकती है, लेकिन प्रेजेंटेशन इसकी लोकसभा में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेशन की यहाँ पे बात की गई है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश, ठीक है। उसी के साथ अगर हम लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, ओनली इट हैज ओनली वन हाउस टू मेक अ लॉ। यूनिकैमरल में सिर्फ एक ही हाउस होता है जो कि लॉ बनाने में मदद करता है, ओके। तो इसी के साथ नेम्स ऑफ 6 स्टेट्स जिसके पास बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। एक तो हमने मध्य प्रदेश बता दिया, उसके अलावा और क्या क्या है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन लोकसभा। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के कितने मेंबर्स जो हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 80। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा ही याद रखना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी कंट्री में उच्च शिक्षा संस्थानों की नंबर सबसे ज्यादा है, करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया में ही ये सबसे ज्यादा है। इंडिया हैज मोस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। चाहे हायर एजुकेशन की बात करें और ओवरऑल बात करें तो इतने ही है। अकॉर्डिंग टू डेटा, अगर हम लोग जुलाई 2021 की बात करते हैं, उसके बाद ये एनालिसिस अभी चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है। जुलाई 2021 की अगर बात करते हैं तो इंडिया में 5288 टोटल यूनिवर्सिटीज थी, ओके। Next question is Uttar Pradesh University of Medical Sciences is situated at what? Etawah. Correct. Next question is which of the following entries of the Indian constitutions deal with coordination and determination of standards in institutions for higher education or research or scientific and technical institution. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एंट्री 66, ठीक है। एंट्री 66 आपको डायरेक्टली याद रखना है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जा सकते हैं, तो वो होता है करेक्ट आंसर 12। ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 80 कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 80 के अंदर ये बताया गया है, ठीक है। ऑफ लेवल्स ऑफ व्हाट। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड सॉरी, ओके। ये 3 चीजें इसके अंदर आती है। एंड इसमें अगर टोटल लेवल्स की बात करें तो टोटल 10 लेवल्स होते हैं।
ठीक है, हर एक लेवल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन मेजर फोकस उनका नॉलेज, स्किल्स और एप्टीट्यूड पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा लचीला है, फ्लेक्सिबल है, जो कि सबको इजीली समझ में आ जाता है एंड सब उसको एक्सेप्ट भी इजीली करते हैं, कोई डाउट नहीं होता। सो करेक्ट आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें, जो कि कोडिफाइड और अनरिटन है, यानी कि इसको कहीं पर भी लिखा नहीं गया है, वो समय आने पर जरूरत के हिसाब से चीजें यहाँ पर बदली जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन एंशियंट इंडिया अटेन्ड celebrity as the seat of both Brahminical and Buddhist learning during the time of सिद्ध नागार्जुना? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है इसका श्रीधन्य कटक। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं समझना, डायरेक्ट एज इट इज इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था, अगर आपने पुराने सेशंस देखे होंगे तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इस तरह की यूनिवर्सिटीज पर यूजीसी नेट पेपर 1 में ज्यादा क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, धर्म गांजा, श्रीधन्य कटक, ठीक है, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके नाम शायद आपने सिलेबस में भी नहीं देखे होंगे, बट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, किसी सब टॉपिक के अंदर आती हैं। अब एनटीए उस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, तो ये थोड़ा सा हायर एजुकेशन के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो कि जरूर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। द टर्म हेरमेन्यूटिक्स इज ड्रॉन फ्रॉम, हेरमेन्यूटिक्स जो टर्म है वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है? सोशियोलॉजी, थियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर इन 4 सब्जेक्ट डोमेन में से बिलोंग करते हो एंड पेपर 1 की तैयारी अभी कर रहे हो, आपको जरूर पता होगा, आपने जरूर सुना होगा कि ये है थियोलॉजी। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये पता होगा, करेक्ट। सो इस तरह से कुछ कुछ टर्म्स आती हैं, लेकिन इस तरह के टॉपिक्स पर स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड हम इसको मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय मत लगाइए क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है एंड एक क्वेश्चन किसी एक सीरीज में एनटीए पूछ सकता है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। तो गैर पारंपरिक अधिगम की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? टीचर ओरिएंटेड होता है वो, यानी कि जो शिक्षक बोले, जो शिक्षक का मन है, जैसा वो चाहे वो पढ़ा सकते हैं। इट इज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी की बात की गई है। कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज लिंक टू एम्प्लॉयमेंट एंड इट इज ऑन कैंपस, यानी कि सिर्फ ये परिसर में ही, कॉलेज कैंपस में ही हो सकता है। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी, C and D only. Okay, so I hope students ये concepts आपके clear हो चुके हैं। Next question is, the curriculum construction in Indian education is mostly influenced by। तो जो भी करिकुलम बनाया जाता है, जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है, वो किससे हम इन्फ्लुएंस होकर के बनाते हैं? करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जो भी हमारे संविधान में, आपको पता है एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर या कोई भी बड़ी पॉलिसी कमीशन इसको अपने एंड पर नहीं बनाता, वो हमेशा संविधान को ध्यान में रखते हुए ही चीजें या हमारे पाठ्यक्रम को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन इज, तुलनात्मक शिक्षा का क्या मेजर रोल होता है? करेक्ट आंसर इज अडेप्टिंग फिजिबल एजुकेशनल प्रोग्राम्स बाय साइंटिफिकली स्टडिंग दीज इन अदर रीजन्स। ठीक है, अपने प्रोग्राम्स को विजिबिलिटी एजुकेशन, फिजिबल एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़ रहे हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्टेट से, किसी भी रीजन से अगर पढ़ रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल इंडिया में एक ही लेवल की एजुकेशन अब दी जाएगी, ये भी एनईपी 2020 के अंडर काउंट किया गया है। The main problem for determining educational policy in India is that, so educational पॉलिसीज जो है इंडिया में, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पीपल विद हायर टेक्निकल एजुकेशन डू नॉट फाइंड इनफ अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों को नॉलेज बहुत है, स्किल्स बहुत है, लेकिन उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर नहीं मिलती सीखने के लिए। अगर किसी को मान लीजिए पर्सन को बचपन से टेक्निकल नॉलेज बहुत है या किसी और चीज का नॉलेज बहुत है, उसको वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो अपनी उन्हीं स्किल्स को शोकेस कर सके एंड कुछ बड़ा बना सके। करेक्ट।
इन इंडिया वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटेटिव ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन। सो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? इसका बेस्ट सॉल्यूशन है प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सिर्फ अपना बेसिक करिकुलम नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कि बच्चे को अगर नॉलेज है, स्किल्स है, वो आगे जा करके लाइफ लॉन्ग लर्निंग करें कि जीवन भर उनको वो मदद हो, ऐसी एजुकेशन की यहाँ पर जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ग्रांट फंड्स फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को फंड्स कौन कौन देता है? देखो अभी हमने डिस्कस किया था, 2 बार क्वेश्चंस ये आ गए थे। करेक्ट आंसर है यूजीसी, तो इसमें आना ही था। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी फंड देती है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो भी यूनिवर्सिटीज को फंड्स देती हैं, ताकि एजुकेशन अच्छे से हो सके, बच्चों को पूरी सुविधा, पूरी फैसिलिटीज मिल सके। है अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इफ। तो किसी भी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को इनवैलिड कब माना जाता है? सबसे पहले डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में मैंने आपको बताया है कि हम लोग टॉप से बॉटम की ओर मूव करते हैं, यानी कि ऊपर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके कॉम्बिनेशन को प्रीमाइसेस बोला जाता है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को ट्रू करने के बाद, ट्रू साबित करने के बाद हम क्या करते हैं? हम कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं। एंड क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर हमने ट्रू साबित कर दी है, तो डेफिनेटली सी बात है कि यहाँ पर कंक्लूजन भी इसका ट्रू ही होगा। तो इस तरह से क्या होता है, एक डिडक्टिव आर्गुमेंट को वैलिड माना जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर इनवैलिड की बात की गई है, सो इस अकॉर्डिंग डायरेक्टली आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 में बोला गया है कि प्रीमाइसेस ट्रू है, लेकिन उसके कंक्लूजन को हमने फॉल्स कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये अमान्य हो गया एक आर्ग्यूमेंट। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है। देखो कैसे सिंपल से स्टोरी बना करके हम डायरेक्टली आंसर पर पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के हिसाब से सेंस ऑर्गन कौन से हैं, उसके न्याय फिलोसफी के अंदर कौन कौन से स्कूल्स आते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें कि पहला आता है सेंस ऑफ साइट। साइट यानी कि देखने का जो सेंस है, जिसको कि चक्षु के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, इसको आप लोग चक्षु, जिसको कि नेत्र बोलते हैं, जहां से हम देखते हैं, आंखें, ठीक है। सो पहला है सेंस ऑफ साइट। दूसरा आ जाता है सेंस ऑफ स्मेल, जिससे कि हम सूंघ करके किसी चीज को पता लगा सकते हैं। तीसरा आ जाता है हमारे पास सेंस ऑफ साउंड, इसको श्रोता बोला जाता है, सुनने की पावर जो होती है किसी पर्सन में। नेक्स्ट आ जाता है सेंस ऑफ टच, जिसको कि त्वक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वी हैव सेंस ऑफ टेस्ट, जिसको कि रसना बोला जाता है। तो ये 5 सेंसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिकल इंडियन स्कूल के अंदर। अब यहाँ पर मानस यानी कि मन की बात, तो ये भी इसके अंदर आता है। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें पूछा गया है नॉट इंक्लूडेड, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सभी कल्पक। अब स्टूडेंट्स आपको बता देती हूँ कि सभी कल्पक क्या होता है। सो सभी कल्पक का मतलब होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आपको पता है, परसेप्शन, जो चीज हमारे सामने होती है, कोई चीज हमने अपनी आंखों से देख ली, तो उस चीज के लिए हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष। ठीक है। सो प्रत्यक्ष के जो 2 टाइप्स होते हैं, उसी में से एक टाइप का नाम है सविकल्पक, राइट। एंड मानस की अगर बात करें तो मानस एक संस्कृत टर्म है, जिसको कि नॉर्मल हम थॉट बोल सकते हैं। ओके, सो ये 2 टर्म्स आप लोगों के लिए आई होप नई थी, जो कि आप लोग अभी समझ चुके हो। 2 क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो हमें जल्दी से कमेंट कर दीजिए, एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है तो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रख सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लस्टर ऑफ propositions with a structure that exhibits some inference is called as what? सो प्रोपोजिशंस यानी कि एक संरचना के साथ प्रस्तावों का जो समूह होता है, जो कुछ अनुमान प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है, उस चीज को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। करेक्ट, बेसिक सी चीज है, उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले आपको प्रोपोजिशन बता देती हूँ कि क्या होता है। प्रोपोजिशन एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जो कि किसी भी चीज को डिक्लेयर करती है
फाइनल उसका रिजल्ट हमें बताती है। ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है जो कि या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, या तो वो बिल्कुल सच होगी या तो वो बिल्कुल झूठ होगी। बीच के केस में इस स्टेटमेंट में हमें नहीं कभी भी फंसाया जाता, तो उसमें आता है हमेशा आर्ग्यूमेंट। Next question is which of the following is are not accepted in Buddhism? So Buddhism हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपने प्रीवियस थ्योरी सेशन में। So बुद्धिज्म में किस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता? ऑप्शंस आर अध्याय, अध्यास, प्रत्यक्ष, अपोहा, अर्थपति, अभवा और शब्दा। अभवा का मतलब होता है अभाव, यानी कि किसी चीज की कमी। अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, प्रत्यक्ष हमारे सामने की चीज। अपोहा यहाँ पे आप लोगों के लिए में भी हो सकता है नई चीज है। अपोहा का मतलब होता है कोई भी नेगेटिव प्रोसेस, ये एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। अर्थपति किसी भी वर्ड का मीनिंग, ठीक है। शब्द का मतलब आपको पता ही है, कोई भी वर्ड जो होता है उसको शब्द बोला जाता है। यहाँ पर बुद्धिज्म में किस किस को इंक्लूड नहीं किया गया? यहाँ पर यार इंक्लूड नहीं किया गया है ए, डी, ई एंड एफ, ये वर्ड्स को इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ प्रत्यक्ष और अपोहा को ही ऐड किया गया है। अपोहा का मतलब एक्सक्लूजन थ्योरी, एक्सक्लूजन थ्योरी बुद्धिज्म के हिसाब से ये इसका मतलब है। इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन, किसी भी तरह के एक्सक्लूजन का नेगेटिव प्रोसेस की अगर बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम अपोहा की बात कर रहे हैं। एंड अगर प्रत्यक्ष की बात करें, प्रत्यक्ष का मतलब आपको पता है परसेप्शन होता है, जो कि किसी का इंटरनल भी हो सकता है एंड एक्सटर्नल परसेप्शन भी हो सकता है। एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी के अंदर इन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म? अब देखो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन में था नॉट एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से बुद्धिज्म में एक्सेप्ट होती हैं चीजें। तो कौन कौन सी चीजें इसमें एक्सेप्ट होती हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? अपोहा एंड प्रत्यक्ष, यानी कि बी एंड ई। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी मैं चीजें आपको बता रही हूँ इनको आप लोग नोट कर लीजिए, वही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इंडियन लॉजिक और जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग यूनिट नंबर 6 है, इसमें आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर कर लोगे ना तो आप सब चीजें समझ जाओगे कि कैसे क्वेश्चंस को ही घुमा करके हर साल पूछा जाता है। करेक्ट। Next question is which of the following schools has not accepted Anumana inference as a valid source of knowledge? So Anumana में valid source of knowledge किसको नहीं माना गया? बहुत से स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है लेकिन आंसर पता नहीं गलत क्यों हो जाता है। ये जो छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे नॉट एक्सेप्टेड बोला है, तो आपने इस पर ध्यान देना है। सो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा चारवाक। ठीक है, सो चार्वाक क्या है? इट हैज नॉट एक्सेप्टेड अनुमना एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। चार्वाक वाज फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट जिसको कि 600 बीसीई में इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास आर एक्सेप्टेड बाय विशेषिका फिलोसफी? सो विशेषिका फिलोसफी के अंदर कौन कौन से प्रमाण आते हैं, किसको इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया, उसकी भी एक लिस्ट बना दीजिए। डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बताती हूँ, ए एंड बी, दैट इज विशेषिका के अंदर प्रत्यक्ष और अनुमना को एक्सेप्ट किया गया है, बाकी चीजों को नहीं किया गया। विशेषिका फिलॉसफी क्या होती है? विशेषिका दर्शन क्या होता है? ये इंडियन फिलॉसफी के, जो मैंने आपको बताया कि 6 स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल का नाम है विशेषिका फिलॉसफी। ठीक है। कन्नड़ कश्यप जो थे वो इस स्कूल के फाउंडर थे। एंड विशेषिका वर्ड जो है वो विशेष यानी कि पर्टिकुलर वर्ड जो आपने सुना है उससे लेकर के बना हुआ है। ओके। इसमें फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, इस तरह के 6 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया था। एंड इसके अंदर अगर हम बात करें, द्रव्य, गुना, कर्मा, सामान्य, विशेषा एंड समव्या, इन सब चीजों को ऐड किया जाता था। रियलिटी, गॉड, सोल, जो भी होती है ना, आत्माएं, भगवान, इन सब चीजों से रिलेटेड भी यहाँ पर डिस्कशन होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ सिलोजिज्म ऑफ न्याय फिलोसफी। तो न्याय फिलोसफी के अंदर एक सीक्वेंस होता है, उसको आपने यहाँ पर अरेंज करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा? प्रतिज्ञा आ जाएगा। ठीक है, प्रतिज्ञा आ जाता है। देन वी हैव हेतु, देन वी हैव उदाहरणा यानी कि एग्जाम्पल, देन वी हैव उपनया, देन वी हैव निगमना। सो ये एक
फॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। न्याय फिलॉसफी क्या है? न्याय फिलॉसफी भी इंडियन फिलॉसफी के 6 स्कूल्स में से एक स्कूल है एंड गौतम जो है वो मेन प्रोपोनेंट है इस फिलॉसफी के, ये आपने याद रख लेना है। ओके, next question is, according to classical Indian school of logic, न्याय which of the following conditions must be fulfilled by a true middle term हेतु? सो इसके डायरेक्टली आंसर पर ही जाते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, ए बी सी डी ओनली, यानी कि जितनी भी टर्म्स है वो इससे रिलेटेड बिल्कुल बिल्कुल सही बताई गई है। ओके, विच गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 and 2। उपनिषदिक ट्रेडिशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है? Paravidya means knowledge that transcends human experience and Apar Vidya means knowledge based on the human experience। दो क्वेश्चंस दिए हैं, दो स्टेटमेंट्स दी हैं। सबसे पहले बता देती हूँ कि उपनिषद उपनिषद क्या होता है। उपनिषद एक फिलोसफिकल रिलीजियस टेक्स्ट है जो कि हिंदुइज्म के अंदर आता है, हिंदू धर्म के अंदर आता है। सनातन धर्म आप लोगों ने जरूर सुना होगा वर्ड, वो सब चीजें उपनिषद के साथ जुड़ी हुई है। ओके, सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, न्याय फिलॉसफी को हमने अरेंज करना है। ये क्वेश्चन देखो इस तरह से, न्याय फिलॉसफी के सीक्वेंशियल ऑर्डर इसको हमने अरेंज करना है। सो करेक्ट आंसर है, पहले है प्रतिज्ञा, देन वी हैव हेतु, देन वी हैव उदाहरणा, निगमना, सॉरी उपन्याय, देन निगमना। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया, थोड़ा सा घुमा करके यहाँ पर पूछा गया है और कुछ भी नहीं है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर देखो, आप हमारे इंडियन लॉजिक का 1 आवर वाला सेशन देख लेते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 20 मिनट्स वाला सेशन देख लेते हो एंड ये एमसीक्यू सीरीज देख लेते हो, तो 100% आपका जो है सारे कॉन्सेप्ट इसी में से क्लियर हो जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर आप देखिए, मेरे नाम से आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपकी रिवीजन में मदद करते हैं। What is the correct sequence of steps in the case of inference according to Indian logic? So Indian logic के हिसाब से देखो, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है फिर से। अरेंज करना है तो अरेंजमेंट पहले आता है प्रतिजना, जिसको कि प्रतिज्ञा बोला जाता है, हम तब से इसको प्रतिज्ञा बोल रहे थे, कहीं पर प्रतिजना लिखा होता है जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ थीसिस। ओके, दूसरा आ जाता है फिर हेतु, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ रीजन। ये इनकी इंग्लिश डेफिनेशन है, ये इनके संस्कृत एंड हिंदी वर्ड्स हैं, आपको सब कुछ नोट कर लेना है क्योंकि वही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है उदाहरणा, गिविंग एन एग्जाम्पल ओवर हियर, एंड नेक्स्ट आ जाता है उपनया, स्टेटमेंट ऑफ सिमिलैरिटीज, देन वी हैव निगमना, अफर्मेशन ऑफ थीसिस एज प्रूव्ड। सो ये आ गया निगमना, राइट। सो इस तरह से आपने इसको अरेंज कर दिया, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये है, बस इंग्लिश में कुछ स्टेटमेंट्स ऐड कर दी गई है। अब देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पर तो आप लोगों को ब्रैकेट में हेतु प्रतिजना ये सब लिखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो आपको ये क्वेश्चंस को, ये स्टेटमेंट्स को देख करके समझना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है। द हिल हैज फायर, पहाड़ से धुआं निकल रहा है, ये क्या हो सकता है? ये प्रतिजना के अंदर आता है। बिकॉज इट हैज स्मोक, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, प्रतिजना, बिकॉज इट हैज स्मोक। ये क्या आ गया? ये आ गया हेतु की कैटेगरी में। वेन एवर वट एवर हैज स्मोक हैज फायर, फॉर एग्जाम्पल ओवन, ये क्या दे दिया? एग्जाम्पल, यानी कि ये क्या दे दिया? उदाहरण। ठीक है, दिस हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर, यानी कि इस पहाड़ में से धुआं निकल रहा है जो कि आग से जुड़ा हुआ नहीं है। ये क्या आ गया? ये उपन्याय आ गया। देयरफॉर दिस हिल हैज फायर, ये क्या आ गया? इसका निगमना आ गया। इस तरह से हमने देखो हर एक स्टेटमेंट को इस क्वेश्चन के साथ रिलेट करके देख लिया। अब इसमें पूछा है कि इसका अरेंज कर दीजिए सीक्वेंस। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी एंड ई की कौन सा यहाँ पर अरेंज होगा। करेक्ट। नेक्स्ट इज assertion reason based question, if there is contestation between श्रुति and स्मृति, श्रुति prevails over स्मृति। श्रुति क्या होता है? सुनना, स्मृति होता है याद रखना। Shruti represents philosophical aspect of Veda and Upanishad, while Smriti is an application of philosophical ideas. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जैसे कि दो चीजें मैंने बता दी, श्रुति मतलब सुनना, जैसे कि हम लोगों ने भगवान के बारे में सुना है, अल्लाह के बारे में सुना है, लेकिन कोई बोलते हैं कि हमने देखा नहीं है, तो ये श्रुति के अंदर आ जाएगा। स्मृति होता है कि क्या चीजें हमने याद रखी, अब वेद उपनिषद में जो भी हमने चीजें लोगों से सुनी है वो हमने याद रख ली, दैट इज कॉल्ड श्रुति, दैट इज कॉल्ड स्मृति। ओके, सो ये आ गया करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इज न्याय फिलोसफी की स्टेटमेंट्स दी हैं एंड उसका एग्जाम्पल दिया है। आकांक्षा, योग्यता, सनिधि एंड तात्पर्य 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 किसी का मीनिंग जो होता है। एंड यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं आंसर पर जाती हूँ। आकांक्षा का मतलब होता है इट इज अ म्यूचुअल इम्प्लीकेशन और एक्सपेक्टेशन। योग्यता यानी कि किसी पर्सन की कैपेबिलिटी इज द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। सनिधि, सनिधि का मतलब होता है द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द वर्ड्स टू वन अनदर। एंड तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब होता है किसी चीज का मीनिंग। वैलिडिटी ऑफ अ सेंटेंस, जैसे मैंने कुछ बोल दिया फिर उसके बाद मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, तो आप मैं उसको बोल सकती हूँ कि मेरे कहने का तात्पर्य ये था, कि मेरा कहने का मतलब ये था। वो चीजें यहाँ पर दी गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ क्लासिकल इंडियन फिलोसफी रिड्यूस शब्द प्रमाण वर्बल अथॉरिटी टू इन्फेरेंस। सो यहाँ पर देखो आंसर में दिया गया है विशेषिक, देन वी हैव बुद्धिस्ट एंड मीमांसा। विशेषिक क्या होता है, ये 6 स्कूल्स में से एक है जिस जो कि बेसिकली वैदिक सिस्टम पर फोकस करता है, एंशियंट इंडिया के ऊपर इस पर ध्यान दिया जाता था। देन वी हैव बुद्धिस्ट, ये क्या है, बुद्धिस्ट बिलीव डेथ इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल एंड रीबर्थ जरूर होता है। एंड मीमांसा की अगर बात करें, मीमांसा इसमें नहीं होगा, इसमें होगा ये कार्वका, या फिर इसको लोकायता बोला जाता है। कार्वता का मतलब होता है रिफ्यूटेड वर्बल टेस्टिमोनी एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ सम रिलायबल स्क्रिप्चर। किसी एक पर्सन के रिलायबिलिटी के रूप के ऊपर बेस्ड यहाँ पर चीजें रहती हैं। इसमें बोला गया है कि कंपैरिजन जो है इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ओके, सो ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट इज it is truism to say that no one was there when life first appeared on earth। इसमें बोला जाता है, सत्य है कि जब जीवन अर्थ पर देखा गया तो कोई भी यहाँ पर नहीं था। any assertion about life's origin thus should be treated as a theory। and इसको थ्योरी के रूप में ही माना जाता है क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है, किसी ने कोई फाइनलाइज अभी तक नहीं किया है। सो ये क्या है, ये है एक आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको प्रीमाइसेस बोला जाता है। एंड उन प्रीमाइसेस को ट्रू और फॉल्स साबित करने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन निकाला जाता है जिसको ट्रू या फॉल्स सिर्फ एक ही चीज पे, एक ही पैरामीटर पर मापा जाता है। क्वेश्चन इज अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इफ। सो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को इनवैलिड क्यों माना जाता है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया इसके प्रीमाइसेस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है। रिपीटेड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनिंग। एंड आपको बताना है कौन से डिडक्टिव रीजनिंग नहीं है। अब देखो डिडक्टिव रीजनिंग मैंने बता दी, डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कौन सा नहीं है। कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। कंक्लूजन कभी भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं होता। कंक्लूजन हमेशा प्रीमाइसेस या फिर उसके आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी, इनवैलिडिटी या उसके ट्रू और फॉल्स होने पर ही बेस्ड होता है। Next is men and women may have different reproductive strategies, but neither can be considered inferior or superior to the other. Any more than a bird's wings can be considered as superior or inferior to a fish fin. What type of argument is it? तो ये क्या है, ये एक एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट हमें बोलता है कि यूनिफॉर्म होती हैं चीजें, सिमिलैरिटीज। एनालॉजी का मतलब ही आप लोगों ने सिमिलर, एक जैसा, उससे याद रख लेना है, ठीक है। जहां पर भी बोला जाता है कि दो चीजें यूनिफॉर्म होती है, सिमिलर होती हैं, वहां पर हमेशा एनालॉजिकल यूज होगा। सेलेक्ट द कोड which is not correct in the context of deductive argument with two premises। देखो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, प्रीमाइसेस, वैलिड, इनवैलिड, ये बेसिक चीजें अगर आपकी क्लियर हैं तो आप आंसर दे सकते हो इसका। दैट इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एन आर्ग्यूमेंट विद टू ट्रू प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन में बी वैलिड, ये इसका नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 नहीं है करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स ग्राफिकली। आपको पता है इस तरह से सर्कल्स के हिसाब से वेन डायग्राम्स हमें चीजें बताते हैं कि कौन सी चीज का कितना रेशियो है, क्या कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोल रहा है।
Venn diagrams can enhance our understanding. Venn diagrams may be called valid or invalid. Venn diagram is clear method of notation. So correct answer है A, B and D. Venn diagrams एनहांस नहीं करते हमारी अंडरस्टैंडिंग को। जो चीज है वही वेन डायग्राम्स हमें दिखाते हैं, वो हमारे नॉलेज को, हमारी समझ को और ज्यादा बढ़ाने में मदद नहीं करते बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डेफिनेशन पुट फॉरवर्ड टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट बाय इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड्स और स्टीयरिंग इमोशंस इज कॉल्ड एज परसुएसिव। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेफिनेशन है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ चुका है। एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगी क्योंकि जो एक स्टेटमेंट मैंने बता दी थी फर्स्ट क्वेश्चन में वही इंपॉर्टेंट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लॉजिक मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो इसमें बोला है कि डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग के बीच में इंडियन लॉजिक ने एक कटौती ला दी है। इंडियन लॉजिक स्टडीज थॉट एज सच एंड नॉट द फॉर्म ऑफ थॉट अलोन। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत है एंड 2 बिल्कुल ट्रू है। इंडियन लॉजिक स्टडी क्या करती है कि जो भी फॉर्म्स हैं किसी भी चीज के वो हमें बताती है, लेकिन ये कभी भी डिस्टिंक्शन डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के बीच में नहीं लेकर के आती है। इनके बीच में डिस्टिंक्शन लेकर के आती है जो भी स्टेटमेंट्स गिवन होती है उस पर्टिकुलर। सबसे पहला क्वेश्चन है एनईपी 2020 रिप्लेस व्हाट। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक पुरानी पॉलिसी को बदल दिया, उस पॉलिसी का नाम यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1969, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसने रिप्लेस किया था ऑप्शन नंबर 1 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है एनईपी 1986 या फिर पूछा जाएगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो ये दोनों ही सेम है, आपको ईयर याद रखना है। सो ईयर को ध्यान में रखोगे इजीली आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये पुरानी पॉलिसी कब बनी थी। 1986 में बनी थी, राजीव गांधी जी की अध्यक्षता के दौरान ये पॉलिसी बनाई गई थी। ठीक है, एंड जो नई पॉलिसी है उस पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं समय के हिसाब से। एजुकेशन में जो बदलाव होने चाहिए वो बदलाव आए हैं, लेकिन ये जो पुरानी पॉलिसी थी ये भी बहुत अच्छी थी एंड इसके भी अभी तक बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन और बहुत सी चीजें इंप्लीमेंट नई पॉलिसी में की गई हैं। Next question is the new education policy is based on pillars. How many pillars does it have? So national education policy 2020 के कुछ pillars होते हैं जिस पर ये based होती है। कितने pillars हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है, इसमें टोटल 5 पिलर्स होते हैं जिसमें से कि सबसे पहला पिलर आ जाता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है कि हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी लोकेशन का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी लेवल का बच्चा हो, सभी को इक्वल अधिकार है, इक्वल लेवल पर एजुकेशन मिलनी चाहिए। एनईपी 2020 के अंदर ये बताया गया था कि कोई भी जाति, धर्म, उम्र, किसी भी तरह का बच्चा हो, सभी को बराबर अधिकार है। पूरे इंडिया में कोई किसी भी जगह पे एजुकेशन लेता है, स्पेशली हायर एजुकेशन, उनको एक ही लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। दूसरा है इक्विटी, ऑफरिंग इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, यानी कि हर एक बच्चे को समान अधिकारों के साथ हर एक चीज ऑफर की जाएगी। जो किसी एक बच्चे को, किसी प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट को जिस लेवल की एजुकेशन दी जाती है, किसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को भी उसी लेवल की एजुकेशन दी जाएगी। ये इस पॉलिसी का एक पिलर है। तीसरी है क्वालिटी, यानी कि एक बेहतरीन एजुकेशन दी जाएगी, बेहतरीन शिक्षा हर एक बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि वो आगे आने वाले समय में अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके अपने उस बेसिक नॉलेज की मदद से। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सब लोग इस चीज को अफोर्ड कर सकें, यानी कि इसकी फीस नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कोर्सेज की फीस इतनी ज्यादा महंगी नहीं होगी कि कोई उसको पढ़ ही ना सके। तो चाहे कोई बच्चा गरीब फैमिली से है या फिर काफी रिच फैमिली से है, तो सभी इजीली इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं, एक अच्छी एजुकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि इसमें बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिसमें कि स्कूल्स और जितनी एजुकेशन सिस्टम है उन सबको एक साथ जोड़ा जाएगा एंड फिर डिसीजन लिए जाएंगे। ओके,
Next question is National Education Policy 2020 lays emphasis on what? सो ये पॉलिसी ने किस चीज पर मेजर फोकस रखा था? सो ऑप्शंस है लर्निंग फॉर एग्जाम्स कि सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, रट्टा मारना है, प्रैक्टिस करना है, जैसे भी करके दिमाग में बात घुसानी है, या फिर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक है, अगर आप वो समझ जाओगे तो इजीली कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेजर फोकस रखा गया है। एंड इसमें एक और चीज है जिसको बोला जाता है कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कोर्स की, किसी भी चीज को लेकर के, उस चीज पर ज्यादा फोकस करवाया जाएगा बच्चों से। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स व्हाट? सो ये किस चीज की सिफारिश करती है? मल्टीलिंगुअलिज्म, मोनोलिंगुअलिज्म, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट। सो अब देखो मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया यानी कि बहुभाषा, मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। मोनो लैंग्वेजेस हो गया कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज। अब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि इसमें देखो मल्टीपल भाषाओं का ये मतलब है कि 5th क्लास तक इस पॉलिसी के अंदर ये कहा गया है कि 5th क्लास तक के बच्चों को जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसी में पढ़ाया जाएगा। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने पार्ट अभी ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं पंजाब स्टेट से बिलोंग करती हूँ, उस स्टेट में क्या है, मैं लेकिन पढ़ा रही हूँ, मेरी जॉब है महाराष्ट्र में। तो अब 5th क्लास तक के बच्चों को अगर मैं पढ़ाना चाहती हूँ तो मुझे उस स्टेट की यानी कि महाराष्ट्र की भाषा आनी चाहिए, मराठी लैंग्वेज मुझे आनी चाहिए। ये इसमें कंपलसरी हो गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसको कि एबीसी के नाम से जाना जाता है, इज प्रपोज्ड अंडर एनईपी 2020। सो इसका कारण ये बताया गया है कि अंडर एबीसी स्टूडेंट्स विल बी गिवन मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस। अब देखो एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? ये एक डिजिटल स्टोर हाउस है जिसमें कि स्टूडेंट के जितने भी क्रेडिट्स हैं, जितने भी स्कोर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। इसको मैं एक आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। अब देखो कि मान लीजिए कि मैंने किसी एबीसी नाम के कॉलेज से अपना फर्स्ट ईयर कर दिया, सेकेंड ईयर में मेरे पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, मुझे भी उनके साथ जाना पड़ गया, तो एमएनओ नाम के किसी कॉलेज में, किसी दूसरे स्टेट के कॉलेज में मैंने अपना सेकेंड ईयर कर दिया, एक्स वाई जेड नाम के कॉलेज में मैंने अपना थर्ड ईयर कर दिया। तो ऐसे में क्या होता था, बच्चों का समय बर्बाद होता था। लेकिन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चे के जितने भी स्कोर हैं वो एक जगह पर कलेक्ट हो जाएंगे। अब आपने फर्स्ट ईयर में क्या स्कोर किया, सेकेंड ईयर में क्या स्कोर किया, थर्ड ईयर में क्या स्कोर किया, इसका ओवरऑल रिजल्ट आपको यहाँ से मिलेगा आपकी लास्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहीं से करके बाद में शिफ्ट होते हो किसी भी रीजन की वजह से, तो आपके पहले के 2 साल बर्बाद नहीं होंगे। आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख सकते हो, किसी नेक्स्ट जगह पर जाके आपके स्कोर क्रेडिट हो जाएंगे। ये एबीसी का काम है। अब इसमें बोला है कि इसको एनईपी 2020 के अंदर लाया गया है। इसका कारण ये बताया गया है कि इस स्कीम के अंदर स्टूडेंट्स को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये क्या है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इसमें यहाँ पर इज नॉट आएगा, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इसके एनईपी के अंडर तो ये स्कीम आई है, ये तो बिल्कुल सही है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि बच्चे मल्टीपल एग्जिट का मतलब हो गया कि फर्स्ट ईयर में इस कॉलेज में आधा फर्स्ट ईयर, दूसरे कॉलेज में आधा फर्स्ट ईयर, तीसरे कॉलेज में, ऐसा नहीं होगा। एक ईयर अगर आपका कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हो तभी आपके क्रेडिट काउंट होंगे, अदरवाइज आधे में छोड़कर जाओगे तो वो काउंट नहीं होंगे। इस चीज को भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes pedagogical shifts from which to which, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो पहले क्या होता था, पहले पुरानी एजुकेशन पॉलिसी, पुराने जमाने में, अब जैसे जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि आप लोगों की एज अभी देखो 23 से लेकर के 35 36, इस एज के मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे। आपने अपने बचपन में देखा होगा कि आपको रट्टा मार करके चीजें याद करवाई जाती थी। तो वो पुरानी पॉलिसी थी जो कि रोट लर्निंग आती है। लेकिन अब किस पर बेस्ड काम होता है, अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड काम होता है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं एंड आप चाहते हो कि मैं इस तरह से जो भी पेपर वन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सेपरेटली उन टॉपिक्स पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊं जो कि हर साल पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं डेफिनेटली आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक का नाम भी आप लिखते हो तो भी मैं उस पर जरूर वीडियो लेकर के आऊंगी। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं एंड स्टूडेंट, जैसे कि एनईपी 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं, इसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उस पे भी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वहां पर आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी। सो लर्निंग यानी कि सीख कोई पर्सन रहा है तो वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए एक्सपीरियंटल, अनुभवात्मक, यानी कि पर्सन जो अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखता है वो कभी भी नहीं भूलता। ये चीज आपने जरूर सुनी होगी। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है। Next question is, in the context of assessment, what kind of report card for students has been proposed in National Education Policy 2020? So students, इसमें अगर assessment यानी कि students का मूल्यांकन अगर NEP 2020 के अंदर करना है तो किस तरह का रिपोर्ट कार्ड उनका जनरेट किया जाएगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। सो उनका रिपोर्ट कार्ड होगा किस पर बेस्ड? 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, ये एक पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सजेस्ट की गई है। तो अब इसका मतलब क्या होता है ये जानना भी जरूरी है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने जो मैंने आप लोगों को एबीसी वाला कॉन्सेप्ट बताया बस ये उसी से रिलेटेड है कि आप कहीं से कुछ भी करते हो, आपका सारा क्रेडिट, आपके सारे स्कोर कलेक्ट होंगे एंड फाइनल रिजल्ट आपको दिया जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स की असेसमेंट होगी। एक तो ये आ जाता है इसके अंदर। एंड ओवरऑल असेसमेंट की बात अगर करें तो ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट, अब देखो पहले क्या होता था, 4 ऑप्शंस होते थे +1 +2 में, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अब जो बच्चा मेडिकल पढ़ेगा वो सिर्फ मेडिकल पढ़ेगा, ऐसा होता था। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये भी बात आ गई है कि अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ अकाउंट्स और हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। इस चीज को बोला गया है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। ठीक है। 360 डिग्री कोर्सेज यही है कि आप जो भी सब्जेक्ट चाहो वो आप पढ़ सकते हो। अब ये मेडिकल नॉन मेडिकल वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। अब डायरेक्टली आप लोग अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं हिस्ट्री भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं फिजिक्स के साथ बायो भी पढ़ना चाहती हूँ। इस तरह से पढ़ूंगी तो कोई भी सब्जेक्ट्स है, कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं है, एंड ओवरऑल मेरा रिजल्ट इसी पर बेस्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज ऑन। देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शंस डिफरेंट है। सो इसमें करेक्ट आंसर है फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि मल्टीपल एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स को एनरोल करवाने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए इसमें मेजर फोकस रखा जाता है। पहले होता था स्टूडेंट्स का फाइनल रिजल्ट आता था सिर्फ उनके स्कोर के बेसिस पे कि उन्होंने अपने अपना जो सब्जेक्ट है उसमें कितना स्कोर किया। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बोलती है कि अगर कोई स्टूडेंट ए मैथमेटिक्स में वीक है, क्योंकि मैथ्स में वो सिर्फ 30% स्कोर ले कर आ सकता है, लेकिन गेम्स में वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो नेशनल लेवल तक गेम्स खेल कर आ चुका है। सो ऐसे केस में उन बच्चों को गेम्स की ओर फोकस करवाना चाहिए। सो मल्टी लेवल एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग यहाँ पर होती है कि मेजर फोकस इस चीज पे है कि कोई भी इंडियन है, कोई भी पर्सन जो एजुकेशन ले रहा है वो एक सक्सेसफुल नागरिक बने, वो एक अच्छी जॉब करे, फिर चाहे वो किसी मैथमेटिक्स की फील्ड में हो या फिर गेम से रिलेटेड हो। Next is National Education Policy 2020 proposes what? So it proposes reduction of content of school curriculum, यानी कि स्कूल में जो भी सिलेबस है ये है उसको कम करने की फोकस किया गया है। Increased flexibility of school curriculum, यानी कि स्कूल के जो पाठ्यक्रम का लचीलापन है, बहुत इजीली है, इजीली एक्सेसिबल है, उस चीज को कम करना है। एम्फोसिस ऑन रोट लर्निंग, रट्टा मारना, एम्फोसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। सो करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4। ठीक है। रूट लर्निंग को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, एंड इसमें बोला है उसको बढ़ावा देना, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज प्राइमरी क्लासेस जो कि फर्स्ट से लेकर के 5th क्लास तक होती है, विल कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020।
तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको नहीं पता होगा। पहले एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 आता था, कि 10th क्लास तक का बच्चा, एक क्लास से 10th क्लास तक, +1 एंड +2, इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता था क्या, 10+2 बेसिक। लेकिन अब इसको बदल दिया गया है, इसको बदल करके इसका नाम रखा गया है 5+3+3+4, ये इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। सो इसमें 5 जो इसमें पूछा गया है फर्स्ट ईयर से लेकर के, सॉरी फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक के बच्चे, तो ये आ जाएंगे आपके प्रेपरेटरी स्टेज में, जो कि आ जाता है ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 2 तक, 3 साल का बच्चा, 3 इयर्स प्री स्कूल आ जाते हैं इसमें, ठीक है। देखो इसको मैं ना अच्छे से लिख कर ही आपको बता देती हूँ। एक स्टेज आ जाता है प्रेपरेटरी स्टेज, जिसमें कि प्री स्कूल आंगनवाड़ी आ जाता है, ठीक है, आंगनवाड़ी आ जाता है। उसके बाद इसमें आ जाता है क्लास 1 एंड क्लास 2। उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारे पास, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये है फाउंडेशनल स्टेज, ये है प्रेपरेटरी स्टेज, ठीक है। प्रेपरेटरी स्टेज आता है क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास कौन सा स्टेज, उसके बाद आ जाता है मिडिल स्टेज, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो मिडिल स्टेज आ गया क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का, ओके। सो लेकिन यहाँ पर बात की गई है क्लास 1 से क्लास 5 की। सो क्लास 1 फाउंडेशनल स्टेज, क्लास 5 preparatory stage, so preparatory and foundational stage, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड सी here is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो किस चीज को वो प्रमोट नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन को। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्पेशल बच्चों के लिए कोई स्पेशल क्लासेस या स्पेशल स्कूल्स नहीं बनाए जाएंगे। जो भी बच्चा है सभी इक्वल लेवल पे है, सभी को समान शिक्षा का अधिकार है, ये चीज पर फोकस किया गया है, इसको बोला जाता है इंक्लूसिव लर्निंग। सो कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन पर एनईपी पर ध्यान नहीं दिया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है, इन द सीरीज BDHJNP व्हाट विल कम नेक्स्ट आफ्टर पी। सो यहाँ पर एक सीरीज गिवन है, इसमें आपको बताना है कि पी के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा। इसमें आपको क्या करना होता है, जो गिवन सीरीज होती है लेटर्स की या नंबर्स की, उनका एक अरेंजमेंट पहले देखना होता है। उसके लिए आपको एक ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। इस सीक्वेंस में आप देख सकते हो ए से लेकर के जेड तक सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, एंड साथ में ही उनकी पोजीशन लिखी हुई है कि ए कौन से नंबर पर आता है, बी कौन से नंबर पर आता है, एंड जेड कौन से नंबर पर आता है, ओके। अगर ये पोजीशन आप लोगों को याद हो जाती है तो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो बी दिया हुआ है, देन वी हैव डी, देन वी हैव एच, उसके बाद है जे, देन एन और पी। तो अब अगर देखो ये मैंने ब्लॉक्स बना दिया, अब आप देख सकते हो कि अगर हम बी में 2 नंबर्स ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, डी आ जाता है, यानी कि हमारा सेकंड नंबर। उसके बाद डी में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एच, एच में वापस हमने 2 ऐड कर दिया तो आ गया जे, जे में हमने वापस 4 ऐड कर दिया तो आ जाएगा एन, देन एन में अगर हम प्लस 2 वैल्यूज ऐड करते हैं तो पी आ जाएगा। इसी सीक्वेंस के हिसाब से अब देखो +2 +4 +2 +4 +2, देन आपको फिर से यहाँ पर +4 वैल्यूज ऐड करनी है, तो +4 वैल्यूज में आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू टी, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, राइट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हो। साथ ही स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि देखो, अगर सीधी सीरीज दी गई है तो ए फर्स्ट नंबर पर आता है एंड जेड लास्ट नंबर पर आता है, लेकिन अगर उल्टी सीरीज की बात करें तो जेड पहले नंबर पर आता है एंड ए 26 नंबर पर आता है। इसीलिए इस सीरीज को इस तरह से लिखा है। जैसे कि अगर जी की बात करें, जी आता है 7th नंबर पर एंड टी आता है 20th नंबर पर, लेकिन अगर इस सीरीज को हम उल्टा करेंगे, उल्टा करके देखेंगे तो टी आता है 7th नंबर पर एंड जी आता है 20th नंबर पर। तो इस तरह से आप लोग याद रख लो इन चीजों को, राइट। नेक्स्ट इज, इसके साथ ही एमसीक्यूज पे मैंने नंबर सीरीज और लेटर सीरीज पे एक स्मार्ट ट्रिक्स वाली वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा गया था, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। बेसिक फॉर्मूला दिया गया है
ट्रायंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, रोम्बस का एरिया एंड पैरेललोग्राम का एरिया यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। बहुत बेसिक है। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो ट्रायंगल और स्क्वायर का फॉर्मूला तो सभी स्टूडेंट्स को आता है। सो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। सो फर्स्ट को अगर हम थर्ड के साथ मैच करते हैं, सो देखो ये दो ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया आ जाता है साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये पहला था ट्रायंगल, दूसरा था स्क्वायर, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस का एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स एंड पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। करेक्ट। सो इस तरह से आपने इसको याद रख लेना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। एक तरफ नंबर्स दिए हैं, उस दूसरी तरफ उनके स्क्वायर रूट्स दिए हैं। सो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सभी के स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दी है? 81 एंड 9, स्मॉलेस्ट वैल्यू ये दी गई है। तो इसमें आप लोग बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? ये होता है 81। सो करेक्ट आंसर आप इसी की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसी की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 81 9 के साथ रिलेट करेगा। ओके, उसके बाद 41209 जो है इट इज रिलेटेड टू 29, 841 इज रिलेटेड टू 203 एंड यहाँ पर है 53824 इज रिलेटेड टू 232। राइट। सो इसके अलावा देखो, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि अगर हम 81 को 9 से रिलेट करते तो तीन ऑप्शंस हमारे पास थे। तो इसका एक और तरीका ये भी है कि आप देखो ऑप्शंस में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर ये है एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर ये है। राइट। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू यहाँ पर ये वाली है, उससे बड़ी वैल्यू यहाँ पर ये वाली है। तो इस तरह से भी आप लोग इन चीजों को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। राइट। Consider the following number series 2, 10, 30, 68 and we have to find the next number. So, इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हम लोगों को पहले बेसिक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है इन गिवन वैल्यूज के साथ। सो अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन में तो इसका पैटर्न क्या है? अगर हम 1 raised to power 3 करते हैं, उसमें +1 कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2, जो कि ये गिवन है। नेक्स्ट में अगर हम लोग 2 raised to power 3 करते हैं, +2 करते हैं, देन वी हैव वैल्यू 10। नेक्स्ट में 3 raised to power 3 plus 3 is equals to 30। Then we have 4 raised to power 3 plus 4 is equals to 68। So ये given पैटर्न को तो हमने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है 5 raised to power 3 plus 5 is equals to 130। So करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 130। तो ये अगर स्टूडेंट्स आप लोग फाइंड द नेक्स्ट नंबर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं नंबर सीरीज या लेटर सीरीज के, इसको आप लोग पीवाई क्यूज को अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको काफी आइडिया हो जाता है कि किस तरह के पैटर्न से जनरली एनटीए क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लाइट इज रिटन एज GILTH, तो इसके लिए आपको क्या करना है? LIGHT इस तरह से लिख देना है एंड इसको हम कन्वर्ट करते हैं GILTH से। सो इस तरह से अगर आप लोग इन लेटर्स को लिख लेते हो तो आप लोगों को इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना। सो अब देखो, I को हमने एज इट इज रहने दिया, G को हमने यहाँ पे ले आया और इस वाले L को हमने यहाँ पे ले आया। साथ ही H को हम इस तरफ ले आए हैं एंड T को हम इस तरफ ले आए हैं। सो इसमें हो रहा है ये वाला पैटर्न फॉलो। नेक्स्ट एक और चीज हमें दी है कि अगर फाइट को इस तरह से लिखा जाता है तो इसको भी हम लिख कर देख लेते हैं, FIGHT। ये आप लोगों को समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ। अगर आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप लोग बहुत इजीली कम समय में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे भी देखो, मिडल टर्म को हमने एज इट इज रखा, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए एंड इन दोनों को भी हमने इस तरह से इनकी पोजीशन चेंज कर दी। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्या हो सकता है? SIGHT, इसको हम क्या कर सकते हैं? G को यहाँ ले आएंगे, I को एज इट इज रख लेंगे, देन वी हैव S, देन वी हैव यहाँ पे आ जाएगा T एंड H को ले आएंगे हम इस तरफ। सो करेक्ट आंसर क्या बन गया? GISTH। सो GISTH यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह के
क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर पेपर वन के कोई सेपरेट सेशंस आप मुझसे चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 10, 26 एंड 50। सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ। इसमें कौन सी ट्रिक हमने यूज की है, कौन सा पैटर्न हमने यूज किया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। ये डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा, इससे आप लोगों की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता चल रहा, इसका पैटर्न नहीं पता चल रहा, तो भी कमेंट कीजिए, मैं वहीं पर आपका रिप्लाई कर दूंगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग लेटर सीरीज गिवन है ACF EGJ IKN एंड MOR। तो इस लेटर सीरीज में स्टूडेंट्स आप लोगों को सबसे पहले एक पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसमें हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, ACF, देन वी हैव EGJ, देन वी हैव IKN, देन MOR, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले पहले नंबर का कंपैरिजन करना है। ए से अगर हम ई के तरफ जाते हैं तो +4 वैल्यूज आती हैं। ए से ई पे काउंट कीजिए, 4 नंबर्स की एडिशन होती है। ई से आई पे भी +4 होता है एंड आई से एम पे भी +4 होता है। तो सेम ही पैटर्न हमें फॉलो करना है ई से आगे की ओर। ई से जब हम लोग आगे की ओर सॉरी, एम से आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है क्यू, ठीक है। ऑप्शंस में देखो, क्यू से ही आप लोगों को डायरेक्ट आंसर मिल गया, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। आप लोगों को यूजीसी नेट के रीजनिंग के सेक्शन में स्मार्ट वर्क करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो, फर्स्ट लेटर सीरीज में से ही हम लोगों को करेक्ट आंसर बहुत बार मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम लोकेशन ए। एक पर्सन की लोकेशन है ए, तो उन्होंने ए से 3 किलोमीटर पर आवर की तरफ को ईस्ट की साइड को जो है मूव किया, ठीक है। अगर हम लोग इस पॉइंट को ईस्ट डायरेक्शन मानकर चलते हैं तो उन्होंने 3 किलोमीटर जो है ट्रेवल किया है, ये ईस्ट की डायरेक्शन है। ओके, उन्होंने सिर्फ यहाँ 3 किलोमीटर तक ही ट्रेवल किया। उसके बाद फॉर 1 आवर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 किलोमीटर के लिए उनको कितना समय लग गया, इसके लिए उन लोगों को 1 आवर का समय लग गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देन उन्होंने टर्न कर दिया लेफ्ट को। इस तरफ को जाते जाते उन्होंने लेफ्ट को टर्न कर दिया एंड वो कितना 1.5 किलोमीटर ट्रेवल किया उन्होंने 6 आवर तक के लिए। इस तरफ को अगर देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे 6 आवर्स 1.5 किलोमीटर तक का ट्रेवल किया टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। एंड इस तरह से वो कहाँ पर पहुंच गए, इस तरह से वो पहुंच गए अपनी लोकेशन बी पे। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अब देखना है ए से बी पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो ये वाला शॉर्टेस्ट था। यहाँ पे 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, यहाँ पे उन्होंने 1.5 किलोमीटर ट्रेवल किया। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए हमें पहले कैलकुलेशन करनी है। 1 घंटे तक आप कैलकुलेट करते हो 3 पे, तो आपका रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे टोटल 3 किलोमीटर। देन 1.5 को हमें 6 के साथ करना है, यानी कि 1.5 किलोमीटर उन्होंने 6 आवर्स में ट्रेवल किया। 1.5 को अगर हम 6 से मेजर करते हैं तो वो आ जाता है अराउंड 9 किलोमीटर्स। शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए हमें फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये जो वैल्यूज आई हैं बेस स्क्वायर प्लस दिस वाला स्क्वायर, एंड इसको हम ये कर देंगे, आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9.48। 9.48 किलोमीटर शॉर्टेस्ट पाथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज 0, 6, 24, 68 एंड 120। यहाँ पे सेम हमें लॉजिक को फॉलो करना है। पहले मैं आपको आंसर भी बता देती हूँ। इसमें देखो क्या है, 0 में 1 को मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 0। देन वी हैव 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट वी हैव, 6 वैल्यू भी आ गई, 0 वैल्यू भी आ गई। 24 वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 24। उसके बाद आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60। 60 वैल्यू आ गई।
उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे 4 इंटू 5 इंटू 6 120। देन वी हैव 5 इंटू 6 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 210। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है 210। तो ये थोड़े से बेसिक लॉजिक्स होते हैं जो कि प्रैक्टिस आपकी चाहते हैं, तभी आप लोग इनको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा विजुअलाइजेशन मेथड। सो डेटा विजुअलाइजेशन होता है पाई चार्ट एंड बार चार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। सो लेटर सीरीज गिवन है जिसमें बोला गया है ए बी सी एफ। अगला है बी सी डी जी, इस तरह से ही आपको हमेशा लिखना है। देन वी हैव सी डी ई एंड एच। देन वी हैव डी ई एफ एंड आई। ओके, सो ये लेटर सीरीज आ गई। अब इसमें देखना है नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी। इसमें ए से बी पे जाएंगे +1, बी से सी पे जाएंगे +1, सी से डी पे जाएंगे +1, यानी कि एक एक डिजिट हम आगे बढ़ते गए। देखो फिर से यहाँ पे बी से सी पे गए +1 का पैटर्न ही यहाँ पे फॉलो किया गया है। डी के बाद नेक्स्ट वैल्यू आ गई ई, ई के बाद नेक्स्ट वैल्यू आ गई एफ। यहाँ पे ई एंड एफ के 3 पैटर्न्स गिवन है। ठीक है, हमें अगला भी सॉल्व करना पड़ेगा। E+1 F+1 G। तो यहाँ पे इसको हटा देंगे तो F+1 G। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास H+1 I, I+1 J। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज EFGJ। EFGJ यहाँ पे आ गया। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 0, देन वी हैव 8, देन वी हैव 24, देन वी हैव 48। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया है वो अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको इसका आंसर आता है तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे बताने से पहले। ठीक है, 0 से 8 के बीच में कितना डिफरेंस है? 8 का। 8 से 24 के बीच में कितना है? 16 का। 24 से 48 के बीच में कितना है? 32 का डिफरेंस है ना। अब तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कोई भी नहीं आया, लेकिन ये जो डिफरेंस आया है ये सारा डिफरेंस भी क्या है? ये सारा डिफरेंस भी जो है कैलकुलेट होता है 8 से। तो इसमें डिफरेंस आ गया 8 का, इसमें डिफरेंस आ गया 8 का। इसी तरह से हमें नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 8 2 16, 16 2 32, देन हमें इसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू अगर हम इसमें 8 ऐड करते हैं तो वो कितना आ जाता है? 40। 48 में अगर हम लोग 32, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आएगा 24। ठीक है, 24 में अगर 8 ऐड करते हैं तो आ जाएगा 32। 48 प्लस 32 आ जाता है 80। ठीक है, 80 आ गया यहाँ पे आंसर हमारे पास, इस तरह से। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर ACE FHJ KMO एंड PRT। राइट, इसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? इसमें आप लोग देखो, सबसे पहली टर्म है AC। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? +5 का। +5 एंड +5। नेक्स्ट भी अगर हम देखें तो +5 का ही डिफरेंस है, तो ज्यादा इसमें आगे नहीं बढ़ते हैं। डायरेक्टली P के बाद अगर हम लोग +5 कर लेते हैं, P के बाद +5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? U आ जाएगा। U पे हमारा डायरेक्टली आंसर यहाँ पे आ जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर